हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्कार आप सभी को। आ जाओ मेरे पुत्र। आज बस सभी मैं ट्रैफिक में फंस गया था। आइए जी। क्लास लाइव है। बिल्कुल जी। बताइए मेरे दोस्त, सबके पास लाइव है क्लास? आ जाओ जी मेरे बच्चे। नहीं, दिल्ली का यही बुरा हाल है। जरा सी बारिश आई नहीं, लो भाई साहब भर गया पानी। ट्रैफिक। आ जाओ बेटा। हाँ, बारिश हुई है बेटा दिल्ली में कल। बहुत बुरी हालत है। चलिए मेरे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हम जो है अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार बातों को जान लेना बेटा। मैंने आपको पहले भी कहा है और अब भी बता रहा हूं, रीढ़ की हड्डी है जो हमारा ये सेशन होने वाला है, ये वाला प्रेपोजिशन टॉपिक। प्रेपोजिशन टॉपिक के बाद हम करेंगे कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। ये दोनों के दोनों रीढ़ की हड्डी है इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, दोनों के दोनों रीढ़ की हड्डी है। तो बहुत अच्छे तरीके से बेटा प्रेपोजिशन को पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से हमने कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना है। ठीक है, तो उन्हीं टक्कर में जरा दोनों सेशंस को बड़े अच्छे से लेना, मतलब जो भी अभी आगे आने वाली प्रोसेस है ये। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझते हुए बहुत अच्छे से आप चलेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहली बात यह है कि प्रेपोजिशन सर एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा, क्या क्या सेशन इसके अंदर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा इसका ले लेते हैं हम प्रेपोजिशन का ब्यौरा कि एग्जाम कैसे पूछने वाला है। जब हम प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो एक चीज तो है क्या कि बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स कि आपने कौन सी प्रेपोजिशन कब यूज करनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हुए हैं तो आप कैसे कर पाओगे? तो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कॉपी नहीं करना है, ये वाला रफ है बेटा, कॉपी वो करेंगे आप। ठीक है, कॉपी वो करेंगे आप। जैसे कि मैंने आपको बोला आई लिव इन दिल्ली या आई लिव एट दिल्ली। आंसर कीजिए क्या होगा? कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा। आई लिव इन दिल्ली या आई लिव एट दिल्ली, आंसर कीजिए क्या होगा? आई लिव इन दिल्ली होना चाहिए या आई लिव एट दिल्ली होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इन दिल्ली और एट दिल्ली। अब जब आप इस पे विचार करेंगे तो आपको इनका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, आपको एट का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। अगर आप इन और एट का कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाएंगे। और इसी में अगर मैं ये बोल दूंगा आई लिव एट दिल्ली, ठीक है, इन इंडिया, या आई लिव इन दिल्ली एट इंडिया, कौन सा होना चाहिए? फिर आप दोबारा कुछ और सोचेंगे और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां कुछ आंसर करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि अभी आंसर आपको जानना है इन दिल्ली होगा बेटा, एट नहीं होगा, लेकिन बाद में जानेंगे क्यों। इसका मतलब ये हुआ प्रेपोजिशन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। दूसरा सुनिए, कॉन्सेप्ट गए भाड़ में, आपको कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस याद होनी चाहिए, जो मैं याद कराऊंगा आपको। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, ठीक है, जिनको मैं याद कराऊंगा आपको प्रेपोजिशन टॉपिक में, कुछ एक लिखवाऊंगा भी, बेफिक्रिएगा। फिक्स प्रेपोजिशंस। यहां तो बेटा कॉन्सेप्ट चले, कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, आपने आंसर कर दिया। कहीं हमारे कॉन्सेप्ट चलते ही नहीं, मैंने आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या आएगा। ठीक है, देखो कॉपी मत करना। जैसे मैंने बोला व्हाट इज द, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन
या व्हाट इज द डिफरेंस अमंग, क्या होना चाहिए। दूसरा बेटा मैंने बोला रेफरेन के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, क्या रेफरेन फ्रॉम, रेफरेन इन, रेफरेन टू, ठीक है, रेफरेन विद, कौन सी प्रेपोजिशन रेफरेन शब्द के साथ आती है। ऐसे मैंने बोला बेटा प्रिवेंट, प्रिवेंट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट इन, प्रिवेंट टू, प्रिवेंट विद। तो आपने बोला गुरुजी रेफरेन और प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आती है, डिफरेंस के साथ बिटवीन आता है। तो आपके लिए क्या काम बन गया, ये है बेटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीजों को जान लोगे तो आप इन फिक्स प्रेपोजिशंस का आंसर कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल ये देखना होगा कि किस चीज के साथ, कौन सी वर्ब के साथ है, कौन से एडजेक्टिव के साथ है, कौन से नाउन के साथ है, कौन सी प्रेपोजिशंस फिक्स की गई, आपको फिक्स प्रेपोजिशन पढ़नी पड़ती है, ठीक है। ये चीज अगला जो बनता है बेटा इसका कि चलो गुरुजी कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए, फिक्स प्रेपोजिशंस भी पढ़ ली। अब बेटा पार्ट ऑफ वोकैब, आपका एक चीज है पार्ट ऑफ वोकैब। पार्ट ऑफ वोकैब का कौन सा पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल अभी नहीं, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स में क्या होता है बेटा, फ्रेजल वर्ब्स में वर्ब के साथ प्रेपोजिशन फिक्स होती है और अपना एक फिक्स मीनिंग देती है, ठीक है। कॉपी नहीं करना, जरा देखिएगा। जैसे बेटा मैंने बोला लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, पता है आपको। अच्छा, लुक इनटू का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना। तो बेटा हमें इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़नी होंगी, याद करनी होंगी, वो वाला काम भी हमारा यहां पर है। तो वो फ्रेजल वर्ब्स है। तो अगर आप प्रेपोजिशन को देखोगे तो आपके पास तीन तरीके से ये बटा हुआ नजर आएगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, फिक्स प्रेपोजिशन बेस्ड, और आप बोलोगे गुरुजी पार्ट ऑफ वोकैब, जो यानी कि जो आपकी फ्रेजल वर्ब का सेक्शन है उस पर बेस्ड। तो ये तीनों सेक्शन आपको देखने हैं, तीनों देखने हैं, तीनों को समझना है, ठीक है। वेरी गुड। लर्निंग का काम कौन सा बेटा, पार्ट ऑफ वोकैब, फ्रेजल वर्ब्स याद करने का काम है। तो कमर कस लो, कमर कस लो और ध्यान से चीजों को समझ लो। बिल्कुल बेटा दीपक 30 मिनट बिल्कुल वेस्ट हो गई, और ये आपकी नहीं, ये हमारी पूरे भारत देश की ज्यादातर नागरिकों की बहुत ही घटिया सोच है। यहां टीचर लेट हो जाए या कोई इंसान अगर लेट हो जाता है तो उसकी साला कोई कदर नहीं। उसने ताउम्र अपना पढ़ाया हो, लिखाया हो, वो ऐसी तैसी कराने पे गया, वो एक दिन लेट हो गया तो उसको कमेंट करके ये एहसास जताया जाता है कि आज आप 30 मिनट लेट हैं, जबकि 30 मिनट में हो भी नहीं। तेरी इसमें कोई गलती नहीं है बेटा, ठीक है। ये दुनिया है और ये कसम से ऐसे ही चलती है। एक इनसे एक स्टोरी सुनाता हूं। एक इंसान था, एक इंसान को लिफ्ट दिया करता था, रोज उसको अपनी गाड़ी में बैठाता था और गाड़ी में बैठाकर, ठीक है, ऑफिस तक छोड़ दिया करता था। डेली ऐसा किया करता था। एक दिन उस इंसान थोड़ा सा वो परेशान था, उसका मन नहीं था कोई इसके साथ बैठ के गाड़ी में जाए, वो फैमिली इश्यूज उसको चल रहे थे। उस बेचारे ने उसको बोला भाई आज मैं तुझे लिफ्ट नहीं दे सकता, मैं थोड़ा परेशान हूं, और वो चला गया। तो वो आदमी जिससे उसने सिर्फ एक दिन, पूरा साल सपोज उसने उसको लिफ्ट दी, एक दिन उसने मना कर दिया। तो जिस दिन उसने लिफ्ट देने से मना किया तो उस इंसान ने उसकी बात को नहीं समझा, यार परेशान हो कोई बात नहीं, आज मैं ऑटो से चला जाता हूं। नहीं, वो उससे चिढ़ना स्टार्ट हो गया, कहते साला आज लेके ही नहीं गया मुझे। तो कोई कितनी भी भलाई कर ले, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन आप कुछ भी कर देंगे, ठीक है, कुछ भी अगर कर देंगे जो दूसरे को पसंद ना आए तो दूसरे की वहीं ऐसी तैसी हो जाती। ये दुनिया है और ये कसम से ऐसे ही चलती है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है या तेरी कमेंट की भी कोई गलती नहीं है। माँ कसम ये दुनिया ऐसे ही चलती है। आप किसी के लिए कितना भी कर ले, साला कम पड़ ही जाता है। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। आई नो इट, बस आपको थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूं, ठीक है, डन है। चलो आगे देखें, इसमें तेरी कोई गलती नहीं बेटा, ये है आगे, ये एहसास जब आपकी एज हो जाएगी तब आपको होगा कि हाँ जयदीप सर उस दिन बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर। तो क्या लिखा, कॉन्सेप्ट, फिक्स प्रेपोजिशंस और पार्ट ऑफ वोकैब यानी कि फ्रेजल वर्ब। तो हमने क्या करना है, हमने बेटा तीनों पर फोकस करना है, तीनों को जी जान लगाकर सीखना है। तो कहां से चालू करेंगे, पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बेस सारा टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपके फिक्स प्रेपोजिशंस की एक लिस्ट याद कराऊंगा और फिर फ्रेजल वर्ब्स याद कराऊंगा। तो इन तीनों पे, ठीक है, हाँ, तो तीनों पे क्या करना है बेटा, तीनों पे बहुत अच्छे तरीके से, भयंकर तरीके से हमने तीनों पे काम करना है। अगर तीनों गिरफ्त में हो गए प्रेपोजिशन टॉपिक बहुत शानदार हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल, सारा टॉपिक कॉन्सेप्चुअल चलेगा बेटा, सारी चीजों को हमने जान लेना है, फिर इनको देखेंगे, फिर इनको देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। आखिरकार सर ये प्रेपोजिशन होता क्या है, इसी के नीचे कॉपी करना बेटा कि सर ये प्रेपोजिशन आखिरकार होता क्या है।
तो इसके इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। हेडिंग आप इससे पहले ये भी डाल ले बेटा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। और ऐसा मत सोचिएगा कि इंट्रोडक्शन से एरर नहीं आते, इंट्रोडक्शन से भी एरर आते हैं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंट्रोडक्शन से एरर नहीं आते। क्या एरर आएंगे, जरा उन चीजों को देखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट, मैं सपोज छोटी मोटी बातें आपको बताता चलूंगा। प्रेपोजिशन जो होता है बेटा, कॉपी साथ साथ करना, प्रेपोजिशन जो होता है वो बेटा होता है रिलेटिंग वर्ड। क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड, जो सेंटेंस में किन्हीं भी दो शब्दों को रिलेट करता है। हिंदी में लिख दूं, ठीक है, रिलेटिंग वर्ड, ठीक है, रिलेटिंग वर्ड जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिख लेना, जो सेंटेंस में, जो सेंटेंस में दो वर्ड्स को रिलेट करने का काम करता है। So preposition is used preposition is used to relate two words in a sentence. Preposition is used to relate two words in a sentence. So preposition का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में दो वर्ड्स को रिलेट करने के लिए। उसके लिए हम बोल देते हैं preposition अपने आप में क्या है, रिलेटिंग वर्ड है। आप दोनों को रिलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है बेटा, वेरी गुड। आगे जरा देखिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने बोल दिया बेटा, he comes me, he comes me, क्या सेंटेंस सही हुआ? नहीं हुआ सर। क्यों सही नहीं हुआ बेटा? he comes me क्या आपस में रिलेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो ये गलत हो गया सर। he comes me आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे, जब रिलेट ही नहीं कर रहे तो गुरुजी गलत हो गया। तो अगर मैं बेटा इसको ऐसे लिख दूं, he comes to me, वो मेरे पास आता है, हाँ गुरुजी अब सही हो गया, अब सही हो गया। तो प्रेपोजिशन है, इसके आने से क्या हुआ बेटा, इसके आने से क्या हुआ, ये जो वर्ब है ये और ये जो मी है आपस में क्या हो गई, रिलेट हो गई, इनका कनेक्शन बना, इनके कुछ सेंस निकली। तो हमने क्या हुआ, ही कम्स टू मी, वो मेरे पास आता है। अच्छा, ही कम्स विद मी, वो मेरे साथ आता है। ही कम्स आफ्टर मी, वो मेरे बाद आता है। ही कम्स बिफोर मी, वो मेरे से पहले आता है। तो जैसे भी आप जो भी मीनिंग देना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, वहां पर प्रेपोजिशन यूज कर ली जाएगी, ठीक है। तो प्रेपोजिशन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या जाना, प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है जो सेंटेंस में दो वर्ड्स को रिलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो आप उसको यूज करते हो, अगर जरूरत है तो यूज कीजिए, अगर जरूरत नहीं है तो मत यूज कीजिए। जैसे बेटा अगला एग्जांपल, अगर मैं बोल दूं आई नो हिम, आई नो हिम, हाँ प्रेपोजिशन की जरूरत है? नहीं है सर, तो सही है। क्या यहां जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी सर, रिलेट नहीं हो पा रहा था। ही कम्स मी, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, मीनिंग ही नहीं आ रहा, तो गलत है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये वर्ब हुई बेटा, और ये इस वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। सो प्रेपोजिशन क्या है, एक रिलेटिंग वर्ड है जो सेंटेंस में दो वर्डों को रिलेट करता है। कब आएगा, जब जरूरत होगी बेटा, अगर जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी यूज मत करो, अगर जरूरत है तो आप यूज करो। चलो अब देखिए, मैंने बोला द फादर ऑफ मोहित इज अ डॉक्टर। प्रेपोजिशन कौन है बेटा, ऑफ, किसको रिलेट कर रही है, मोहित को, फादर से रिलेशन बता रही है। द फादर ऑफ मोहित, पिता है, किसके हैं बेटा, मोहित के पिता है, मोहित के पिता है। तो आपने ऑफ प्रेपोजिशन लगाया। इससे मैं क्या साबित करना चाहता हूं, इससे मैं ये साबित करना चाहता हूं प्रेपोजिशन सेंटेंस में कहीं भी हो सकती है। प्रेपोजिशन सेंटेंस में कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे कि वो वर्ब के बाद होगी, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो ये वर्ब से पहले है, बाद में है, कहीं भी। तो जहां पर भी दो शब्द आपको रिलेट करने हैं, वहां पर आप प्रेपोजिशन का रिलेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने लिखा ही डिड दैट वर्क, उसने वो काम किया था, ही डिड दैट वर्क, उसने वो काम किया था, बिफोर हर, उस लड़की से पहले, उसने वो काम किया था बिफोर हर, उस लड़की से पहले। तो बिफोर क्या हुआ बेटा, प्रेपोजिशन, इसके बाद ये हर क्या आया, इसका ऑब्जेक्ट, जो इसको और इस काम को रिलेट कर रहा है। उसने वो काम किया था किससे पहले, उससे पहले, सिंपल। तो प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है सेंटेंस में, बस आप ये कहें तो रिलेट करने के लिए। दूसरी बात ये कहूंगा बेटा, मीनिंग को आगे बढ़ाने के लिए, भाई जो भी मीनिंग है उसको आगे बढ़ाती है, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट में लिखवाऊंगा। आप यहां तक मैं चाह नहीं रहा कि एक ही कॉन्सेप्ट में मैं खिचड़ी बना दूं।
ठीक है बेटा, बढ़ ले आगे। चलिए सर, अब आगे देखते हैं बेटा। प्रेपोजिशन के बारे में एक और मैं बात बताता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, ऑब्जेक्ट किसका होता है? वर्ब का। आपने क्या देखते हैं आप, वर्ब और वर्ब के बाद जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है बेटा, जो किसको एक्सप्लेन करता है? वर्ब को एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है? वर्ब को एक्सप्लेन करता है। वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन याद रखिएगा, कॉपी साथ साथ रखिएगा कि प्रेपोजिशन के जो बाद आता है ना, वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है बेटा। हाँ जी, अच्छा बेटा, जिसके तो उसको सुनेगा कैसे? बोलने का क्या फायदा हो? इसमें लिख दो या तो। वैसे चल रही है तो रहने दो, फिर रहने दो। जिस बच्चे की क्लास नहीं चल रही बेटा, वो रिफ्रेश कर लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो जो प्रेपोजिशन होती है बेटा, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन पे बना दो डब्बा। इसका मतलब ये परिवार हो गया बेटा पूरा का पूरा प्रेपोजिशन का। ये परिवार बन गया पूरा का पूरा, ठीक है, प्रेपोजिशन का, कंप्लीट प्रेपोजिशन का पूरा एक फैमिली कहो, ये बन गई। कि हमने बोला प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन आया है बेटा, और ये पूरी की पूरी उसकी फैमिली, एक परिवार तैयार हो गया। इसको जब हम बोलते हैं तो इसी को कहते हैं हम बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, फ्रेज क्या होता है बेटा? शब्दों का समूह। फ्रेज को क्या बोलते हैं? शब्दों का समूह। तो यहां कितने शब्द हो गए? दो शब्द हो गए। एक तो प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला उसका क्या बन गया बेटा? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, और उसको हमने क्या बोल दिया? प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा बेटा याद रखिएगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए यूज होती है। इसका मतलब जब प्रेपोजिशन के साथ प्रेपोजिशन का आप ऑब्जेक्ट लिखते हो तो उसको आप क्या करते हो? एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए उसे आप यूज करते हो, कि एक्स्ट्रा आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्स्ट्रा आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अगर आप देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, या तो वो एडजेक्टिव का काम करती है या वो एडवर्ब का काम करती है। इसीलिए बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगी, या मेरे बच्चे एडवर्ब फ्रेज का काम करेगी। या तो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगी या एडवर्ब फ्रेज का काम करेगी। ये दो काम करने हैं। ठीक है, या तो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगी या एडवर्ब फ्रेज का काम कर लेगी। डन है? ठीक है गुरुजी, ये भी बात समझ आती है। अब ये भी बात आपको अगर समझ आएगी तो इसमें भी एक दो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी, और यहां से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन भी बनेंगे। जरा मैं उनको अब समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। जो भी बात मैंने अभी लिखी है उसको एक बार समझाता हूं, ध्यान से सुनो बेटा। एडवर्ब का जो काम होता है, एडवर्ब का काम होता है एक्शन के बारे में बताना। एक्शन कहां हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कैसे हुआ। ठीक है, आप ये बोलते हो एक्शन कब हुआ, एक्शन कब कब होता है। सारी की सारी जो एक्शन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है बेटा? एडवर्ब होती है। पर एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? जो नाउन प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, जो नाउन प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ये सबको पता ही है बेटा। अब गुरुजी ये जो बात मैंने समझाई है, मतलब लिखी है, अब इसको गुरुजी एग्जाम्पल से समझा दो जरा। चलो समझते हैं बेटा, तभी आपके दिमाग में बिल्कुल बैठे। जैसे मैंने बोला अभी अभी आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा था, आई नो है। आई नो है ना वैसे बच्चा आई नो है। ठीक है, मैंने बेटा तो हमने क्या देखा? आई नो है। अगर आप नो देखोगे तो नो क्या हुआ? वर्ब। और ये वर्ब का क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो बेटा आई नो हिम, मैं जानता हूं। किसे जानता हूं? सर हिम को, उसे जानता हूं। तो आप ये देखिए बेटा, ये तो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। ये तो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, अगर ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है तो बेटा ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट तो है वो, लेकिन किसका है? वर्ब का। वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है।
ठीक है। लेकिन जब मैंने आपको बोला ही केम टू हर, अब बेटा ही केम हर तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, ही केम हर कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, ही केम हर। वो आया था हर, हर के पास, हर के साथ, हर के बिना, हर के बाद में, हर की वजह से, कुछ तो लिखो। अगर लिखोगे नहीं तो रिलेट ही नहीं कर रहा, तो बेटा हमने लिख दिया ही केम टू हर। तो अब क्या करेगा, ये जो अब टू है, अब ये प्रेपोजिशन हुई, तो बेटा अब ये हर किसका ऑब्जेक्ट माना जाएगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। बेटा प्रेपोजिशन इसे अपने साथ लेकर आई, ठीक है, वेरी गुड। अगर ये इसके साथ लेकर आई है तो बेटा ये अपने आप में जो इधर बना, ये अपने आप में बन गई प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या बन गई बेटा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसको बोलते हैं मेरे बच्चे प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो कई बार किसी एग्जाम में प्रेपोजिशन फ्रेज अगर पूछ ले कौन सी है पहचाननी, तो प्रेपोजिशन के बाद जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको डब्बा बनाओ, वही प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज अगर देखोगे बेटा तो आपको ऐसा नजर आएगा, ही केम टू हर, वो आया था किसके पास, हर के पास, ठीक है। कहां आया था, हर के पास। वो कहां आया था, दिल्ली आया था। कहां आया था, मुंबई आया था। तो बेटा ये जो एक्शन है, वर्ब है, ये अपने आप में क्या है, एक्शन। और ये एक्शन कहां आया था, इस एक्शन की इंफॉर्मेशन होगी ना, ये तो आया था, कहां आया था, उसके पास। कहां आया था, दिल्ली आया था। कहां आया था, मुंबई आया था। जब भी आप ऐसे कुछ बनाओगे तो ये बता देगा कहां आया था, किसका रिप्लाई है, एक्शन। कहां आया था, क्यों आया था, कैसे आया था, कब आया था, ये सब चीजें क्या होती हैं बेटा, एडवर्ब। तो कहां आया था का रिप्लाई बन रही है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसका मतलब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसका काम कर रही है, एडवर्ब फ्रेज का काम कर रही है, एडवर्ब फ्रेज का काम कर रही है। तो इसने बेटा एडवर्ब फ्रेज का ये काम कर दिया, तो ये एडवर्ब की तरह यूज होने लग रही है। तो किसका काम किया, एडवर्ब फ्रेज का काम किया। अभी अभी जब बेटा मैंने ये एग्जांपल आपको लिखवाया था, द फादर ऑफ मोहित, अब पहचानो जरा, द फादर ऑफ मोहित, इज या आर, ठीक है, रेडी टू गो देयर। तो आप कहोगे सर जो मोहित के पिताजी हैं वहां जाने को तैयार है, तो वहां मोहित जाने को तैयार नहीं बेटा, मोहित के पिताजी। इसका मतलब ये ऑफ क्या हुई बेटा, प्रेपोजिशन। इस प्रेपोजिशन के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये क्या बन गई, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये क्या बन गई बेटा, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, वेरी गुड गुरुजी, प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गई। अब ये बन गई बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसमें मीनिंग ऐड कर रही है, नाउन में, फादर में। किसके पिता है, उसके पिता है। तो अपने आप जब ये इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो ये किसका काम कर रही है बेटा, अब एडजेक्टिव फ्रेज का। इसका काम कर रही है एडजेक्टिव फ्रेज का। तो बेटा बहुत साधारण काम है। अगर ये नाउन में या प्रोनाउन में मीनिंग ऐड करेगी तो एडजेक्टिव, और अगर वर्ब में मीनिंग ऐड करेगी तो एडवर्ब। बच्चों का खेल है। तो गुरुजी इस पर बेस्ड एरर कैसे आएगा, एरर नहीं आएगा बेटा। बस आपसे जैसे सीडीएस का एग्जाम है या बाकी भी एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन ना पूछ लो, ये भी तो एक टॉपिक है ना बेटा, जो हर टॉपिक के साथ चलता है। इसीलिए बस मैं आपको बता रहा हूं। बताओ प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, हमें पता है सर, एडवर्ब फ्रेज का काम करती है या वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करती है। नाउन के बाद है तो एडजेक्टिव का काम करेगी, नाउन में डिटेल ऐड करेगी, वर्ब में करेगी तो एडवर्ब का काम करेगी, बस। तो ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपकी आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करने के लिए था। अब पिताजी जाएंगे बेटा तो ये जाएगा, आर तो आएगा नहीं, बस यहां से एरर नहीं आना। तो ये हुआ बेटा हमारा, ये मान के चलो कि प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन खत्म। यहां से एरर नहीं आना, ना यहां से एरर आना है, ना यहां से एरर आना है। यहां से कोई एरर नहीं आना है। अब एरर कहां से आएंगे वो मैं कराना स्टार्ट करूं। तो यहां तक क्यों समझाया गुरुजी, बस आपको बताने के लिए बेटा। अब मैं आपसे पूछूं बेटा प्रेपोजिशन क्या है, तो आप पता है कितना अच्छा जवाब देंगे, सर प्रेपोजिशन वो है जो सेंटेंस में किन्हीं भी दो शब्दों को रिलेट करती है। प्रेपोजिशन अपने बाद गुरुजी अपना ऑब्जेक्ट लेती है और प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाती है। सर वो प्रेपोजिशनल फ्रेज एक्स्ट्रा मीनिंग देती है सेंटेंस में, और एक्स्ट्रा मीनिंग या तो वो एडजेक्टिव का काम करती है सर, या वो एडवर्ब का काम करती है। बेटा ऐसे बताई जाती है डेफिनेशन। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेपोजिशन क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, सर प्रेपोजिशन रिलेट करने वाला शब्द है, ठीक है,
मैंने बोला सेंटेंस के किन्हीं भी दो शब्दों को रिलेट करता है। सर प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है सर, ठीक है, और अपने ऑब्जेक्ट को क्या करती है, ऑब्जेक्ट लेकर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज तैयार करती है जो एक्स्ट्रा मीनिंग देती है सर। सेंटेंस में एक्स्ट्रा मीनिंग या तो एडवर्ब या एडजेक्टिव होता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। बेटा सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, हमेशा सिर्फ नाउन प्रोनाउन ही होता है। सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, हमेशा सिर्फ नाउन प्रोनाउन ही होता है। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन, ये भी याद रखिए, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कौन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। इसलिए बेटे इस टॉपिक से सब डरते हैं, लेकिन आप नहीं डरोगे, ये मेरा वादा है, लेकिन अगर सीरियसली पढ़ोगे तो। ठीक है मेरे भाई, बढ़ लें आगे। आया ना यहां तक समझ, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। वो कैब कितना पढ़े बेटा, जो बुक मैं बना रहा हूं या अभी अगली भी आएगी सर, इडियम्स एंड फ्रेजेज वन वर्ड और रूट वर्ड तो नहीं शर्मा, नहीं है, ये वॉल्यूम 2 में है बेटा, वॉल्यूम 2 आ रही है 30 अक्टूबर को। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दो किताबें हैं कंप्लीट आपकी वोकैब के लिए। वॉल्यूम 1 में इंटोन बेटा, वॉल्यूम 1 इतनी मोटी बन गई थी, उसमें बाकी कंटेंट कहां से डाल, अब वॉल्यूम 2 है उसमें सारी हो जाएगी। बढ़े भी आगे, तो कंप्लीट वोकैब की जो बुक है वो आपके लिए इनफ है, उससे बाहर कुछ नहीं। आप तो याद तो करो उसको, सारे शब्द आपको दिख जाएंगे बेटा। बढ़े आगे, चलिए। तो हमने ये देख लिया प्रेपोजिशन का ये काम होता है। अब बेटा अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट है जिस पर बेस एरर भी आते हैं। क्या, देखो यहीं से एक बात बताओ बेटा, आपको मैंने अभी अभी समझाया, देखिएगा प्रेपोजिशन जो भी होती है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी आएगा उस प्रेपोजिशन का क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। लिखनी है ये बात, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। हाँ, तो बेटा ये जो बनती है ये क्या बनती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये भी बताया ना मैंने, दोबारा लिखना है बेटा, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। हाँ, और मेरे बच्चे एक बात बताओ, प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसी इंफॉर्मेशन देती है सर, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन देती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। हाँ, तो वैसा उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा, इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा, बस ये बात दिमाग में याद रखिएगा। इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। तो इधर आप प्लस आगे चल के सपोज करो, प्लस करके वर्ब लिखो। हाँ, तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, शॉर्ट में लिख दो ना। ये कॉन्सेप्ट भी यहां से बनता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी यहां से बनता है। तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, ये चीज याद रखिए। कैसे, जरा देखते हैं बेटा। मैंने बोला अब ऐसी ऐसी प्रेपोजिशंस जो आपको यहां पर आएंगी, एक होती है बेटा विद, के साथ, विदाउट, के बिना। ये देखिएगा कई प्रेपोजिशंस ऐसी खत्म होती जाएंगी, इनको ध्यान पे सुनेगा बेटा, यहां से कैसे एरर बनेगा। विद का मीनिंग क्या होता है बेटा, के साथ। विदाउट क्या होता है, के बिना। अलोंग विद, को साथ लेकर, मैं अपने दोस्त को साथ लेकर आ रहा हूं, मैं अपने दोस्तों को साथ लेकर आ रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी किताबें साथ लेकर आ रहा हूं। टुगेदर विद, साथ साथ, टुगेदर विद, साथ साथ। एक्सेप्ट, उसके बिना, एक्सेप्ट बिल्कुल जो विदाउट का मीनिंग है, उसके बिना। तो बेटा ये प्रेपोजिशन है, विद, विदाउट, अलोंग विद, टुगेदर विद, एक्सेप्ट, सारी। अब जब भी ये प्रेपोजिशंस आपको दिखेंगे बेटा, ठीक है, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सारी खत्म कराऊं, तो आपको देखना है इनके अलावा जो ऑब्जेक्ट होगा उनका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे मैंने ये बोला, ही विद
देम इज या आर कमिंग हेयर, वो उनके साथ यहां आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे गुरुजी बिल्ला आसान हो गया, विद क्या है बेटा, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये देम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये हुई बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज। मैंने कहा वर्ब का प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लाइव है बस। तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, तो बेटा ये क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, तो मेन सब्जेक्ट कौन हुआ, ही। अगर ही मेन हुआ तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा, इज। तो आप इसको काट दो, तो ये होगा आपका मेन सब्जेक्ट। इसलिए वो हिंदी का जो जुगाड़ है ना आपका, कि वो उनके साथ आ रहा है सर, कई लोग आ रहे हैं, आर लगा दो, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा बेटा इसी कॉन्सेप्ट से आपके एरर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। पहली चीज हुई। दूसरी चीज जरा ध्यान से, ऑटो रिफ्रेश लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, शी अलोंग विद हर फ्रेंड्स, शी अलोंग विद हर फ्रेंड्स हैज कम या हैव कम। बताओ बेटा क्या है। अब देखो ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी तो तैयार हो रहा है आपका। ठीक है, हाँ बेटा, अलोंग विद, तो शी अलोंग विद हर फ्रेंड्स। अब आपको याद आएगा पेपर में सर ने तो कहा था अलोंग विद है, हाँ तो वो प्रेपोजिशन है। इसका मतलब ये प्रेपोजिशन के साथ क्या हुआ, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अलोंग विद तो प्रेपोजिशन है बेटा, और ये क्या हुआ उसका ऑब्जेक्ट। इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आएगा, शी मेन सब्जेक्ट हुआ सर, हैज। तो बताओ बेटा, अब अगर क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव का वर्ब से क्या लेना देना, एडजेक्टिव का वर्ब से क्या लेना देना। तो यहां से भी तो एरर बनते बेटा पेपर में, वरना कैसे पहचानोगे मेरे बच्चे। पहचानना तो ऐसे ही आपने, कि एडजेक्टिव का वर्ब से तो कोई लेना देना नहीं है। अब एडजेक्टिव का वर्ब से कोई लेना देना नहीं है तो हटाओ, हटा सावन की घटा। मेरे शेर, कॉपी करो बेटा। आज की क्लास को किसी की नजर ही लग गई। अभी भी कुछ बच्चे की लाइव हुई है क्लास, कुछ की नहीं हुई है, अभी भी है कलेश। चलो कोई नहीं, कॉपी करो बेटा इसको एक बार। ठीक है बेटा, आज भी दिक्कत है जी, है ना, हाँ दिक्कत आई है बेटा। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं छोटू, आज की क्लास इतनी रखते हैं बेटा, इसी कॉन्सेप्ट तक रखते हैं बस, इसी कॉन्सेप्ट तक रखते हैं, हम आगे नहीं ले रहा। आज एक तो वैसे लेता हूँ, और दूसरा बच्चा फिर और नाराज हो जाएगा जो लॉग इन लॉग आउट कर रहा है, फिर भी नहीं चल रही है क्लास। तो इतनी क्लास आपके पास सेव रहेगी, जो जो बच्चे भी बीच में जुड़े हैं। ठीक है, कल 9:30 बजे मिलते हैं बेटा इसकी दूसरी क्लास पे। तो इतनी क्लास को इतनी रख रहे हैं, प्रेपोजिशन की क्लास को। ठीक है, प्रेपोजिशन की क्लास को इतनी रख रहे हैं, कल यहां से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। कल यहां से स्टार्ट करेंगे, मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूं, आगे नहीं पढ़ा रहा हूं। जो भी बच्चा, ताकि जो भी लेट ज्वाइन या अभी हुआ है, या जिनके इश्यूज चल रहे हैं, क्लास आज लाइव नहीं चल पा रही है, वो अपना इसको कवर कर ले। छोटी क्लास करिए बेटा, मैंने ज्यादा बड़ी करी नहीं है।
ठीक है, कल पढ़ेंगे अपना जम के 9:30 से, कल पढ़ेंगे जम के 9:30 से, और रात को 7:30 वो कैब की क्लास होगी बेटा, पक्का होगी। कल भी ली थी मैंने, इडियम्स पे लगा पड़ा हूं मैं, और आप लोग भी लगे रहिएगा, और आज के लिए तहे दिल से माफी चाहूंगा मैं। ठीक है, कल दिल्ली में बारिश होगी तो ट्रैफिक का इतना था ही नहीं कि इतना एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, चले मेरे शेर, खुश रहें, आबाद रहें, और जिन जिन की क्लास अभी नहीं चल रही, क्योंकि आज उसी से खोच पोच हो गया, बच्चा आया फिर वो बैक कर गया, फिर कल लेट नहीं करूंगा। ठीक है, कल करते हैं। चलो बेटा, आज के लिए माफी चाहूंगा, कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। और रात को 7:30 मिलेंगे बेटा वो कैब की क्लास में।